वेलकम ऑल द व्यूअर्स। सभी श्रोताओं का आज इस व्याख्यान में स्वागत है। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबों का जो प्रश्न मुझे मिला है, आज एक एक करके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। कृपया आप लोग जो प्रश्न किए हैं अपने प्रश्नों की बारी का इंतजार करें और ध्यान से वक्तव्य को सुने और लाभान्वित हो। और जो श्रोता प्रश्न करना चाहते हैं या उनके मन में कोई प्रश्न है, वो भी इन सब प्रश्नों को सुन सकते हैं और सुन करके उनके संभावित प्रश्नों का भी उत्तर इसमें मिल सकता है। अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न करने हैं तो उसके भी आंसर हो सकता है आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पर जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है उसका मैं 1 बाय 1 करके आपको प्रश्न लेता हूँ। पहला जो प्रश्न है उसमें उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा है। प्रश्न करता है, विक्रेता जमीन पर दावा कर रहा है, मेरे रसीद में सिर्फ खाता नंबर है और प्लॉट नंबर नहीं है। जमीन पर मेरा पुराना घर बना हुआ है, हम लोगों के नाम में नहीं है। अभी प्रश्न ही लिखने में या तो छूट गया है या अधूरा प्रश्न किए हैं और नाम और पता भी नहीं दिए हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है इसका सटीक उत्तर देना संभव नहीं है। हम जो समझ रहे हैं, आपने लिखा है हम लोग के नाम से नहीं है, यानी कि ज़मीन आप लोग के नाम में नहीं है। अब विक्रेता ज़मीन पर दावा कर रहा है, जो ज़मीन बेचा वही दावा कर रहा है। अब मेरे रसीद में सिर्फ खाता नंबर है और प्लॉट नंबर नहीं है, ज़मीन पर मेरा पुराना घर बना हुआ है। तो संभवतः आपको यह आशंका है कि आपके रसीद में खाता नंबर है और प्लॉट नंबर नहीं है, इससे आपको डर है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रसीद पर पहले खाता नंबर ही लिखा जाता था, बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस हुआ जिसके आधार पर कुछ कर्मचारी लोग प्लॉट नंबर भी लिखने लगे और आजकल प्लॉट नंबर भी लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहता है। इसलिए दोनों तरह का रसीद पाया जाता है। कानून में उसका कोई प्रावधान नहीं है, ये स्थानीय व्यवस्था के ऊपर है। अंचल अधिकारी अपने कार्यालय में क्या दिशा निर्देश दिए हैं या विभागीय दिशा निर्देश अगर प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर लोग काम करते हैं। कानून के अंदर अगर आपका खाता नंबर लिखा हुआ है और चौहद्दी सही है तो आपका प्लॉट नंबर नहीं भी है तो उससे कोई हर्ज नहीं है। और चूंकि आपका घर बना हुआ है तो आपका कब्जा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। जो विक्रेता दावा कर रहा है आपके खिलाफ, उस विक्रेता का दावा कहाँ कर रहा है, कोई केस कर दिया है, किस प्रकार का केस किया है। अगर ऐसे ही खुलेआम रोड पर बाजार में कहीं भी दावा कर रहा है या गांव में दावा कर रहा है या आम पब्लिक के बीच में मौखिक रूप से दावा कर रहा है, उस सब पर ध्यान मत दीजिए। ये सब झगड़ा लड़ाने का काम है। दावा अगर कहीं भी विधिवत कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी कोर्ट में या पदाधिकारी के समय करेगा तो उसका लिखित दावा का लिखित जवाब दीजिएगा। अगर ऐसे मौखिक दावा करता है तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आपका मकान बना हुआ है, आपका कब्जा है, आप जमीन पर पुराना मकान घर बना हुआ है उसमें रह रहे हैं, तो आपका घर कोई नहीं लेगा, उसको दावा करने दीजिए। धर्मेंद्र कुमार रामगढ़ से लिखते हैं, ये एक दुकानदार है। इनका प्रश्न है कि 1923-24 में रेलवे 49.37 एकड़ जमीन एक्वायर किया था, उसमें से 10 एकड़ 38 जमीन हजारीबाग डीसी को रिलिंक्विश कर दिया। 1953 में इसे नीलाम से एक व्यक्ति को रजिस्टर कर दिया गया। नीलाम खरीदार के वंशज से 2006 में 1.5 एकड़ खरीदे और लगान कायम करवाए। खतियानी रैयत का भी रसीद कट रहा है, उसके रजिस्टर से एक्वायर लैंड कैसे हटेगा? उसके रजिस्टर से एक्वायर लैंड कैसे हटेगा? कौन रजिस्टर से आप पूछ रहे हैं? ये एक्वायर्ड लैंड कैसे हटेगा? अगर उसके नाम से
खतियानी रैयत का भी रसीद कट रहा है। तो ये तो पहला उत्तरदायित्व था रेलवे वाले का, लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट का। दूसरा उत्तरदायित्व था कि इसकी सूचना अंचल अधिकारी को दे दिया जाए, डीसी कार्यालय को भी था। तो अब अगर आपको हटवाना है तो आप इस सारी बातों का जिक्र करते हुए एक आवेदन अंचल अधिकारी के हाथ दे सकते हैं। अंचल अधिकारी अपने आदेश से उसका रजिस्टर 2 में या रिटर्न जमाबंदी में वह राजी चढ़ा हुआ है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा कि इतना तारीख को एक्वायर हो गया है। एक्वायर संबंधी प्रमाण और डीसी द्वारा लिया गया इसका प्रमाण और नीलाम हुआ इसका प्रमाण आपको देना होगा। अगर यहाँ पर अंचल अधिकारी कोई झंझट करता है, अगर सारा प्रमाण देखने के बाद भी नहीं करता है तो आप उससे उच्च पदाधिकारी यानी डीसीएलआर के यहाँ या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ या कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। अगर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होगी तब आप बिहार सरकार के यहाँ दे सकते हैं। सरकार में उच्च पदाधिकारी जो होते हैं विभागीय कमिश्नर, उनको दे सकते हैं। कमिश्नर के ऊपर सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको दे सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, विभागीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तब आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यही इसका उपाय है। ऐसे उसका नहीं हटा है और रसीद कटा रहा है तो रसीद के आधार पर उसका कोई दावा नहीं बनेगा। अगर आपके पास रेलवे ने एक्वायर किया और डीसी ने सरेंडर किया और नीलाम हुआ, ये सब का कागजी प्रमाण है। दूसरा उपाय ये है कि आप रेलवे विभाग में जहाँ से एक्वायर हुआ वहाँ पर आप जा कर के आवेदन दे दीजिए कि इसकी सूचना अंचल अधिकारी को दे दी जाए। वहाँ से भेजवा दीजिए चिट्ठी, या डीसी के कार्यालय से चिट्ठी भेजवा दीजिए, या जिस कोर्ट से नीलाम हुआ है वो नीलाम वाला कोर्ट में दरखास्त दे करके नीलाम का कागज वहाँ से पत्र नीलामी के आदेश के साथ साथ सीओ को भेजवा दीजिए। तो वो सब भी एक तरीका है, उसके आधार पर सीओ को बल मिलेगा और उसमें वो सुधार कर सकता है। अगर ये सब भी कार्रवाई आप फेल कर जाते हैं तो आप उसका जमाबंदी में नाम से रसीद कट रहा है, जमाबंदी कैंसिल करने का एप्लीकेशन सेक्शन 9 म्यूटेशन एक्ट में डायरेक्ट एडिशनल कलेक्टर के हाथ दे सकते हैं। उसमें भी यही सब सारी बातों का हवाला देना होगा, जिक्र करना होगा। इसके आधार पर एडिशनल कलेक्टर आदेश पारित करेंगे। उसके बाद का प्रश्न है अरुण कुमार, रफीगंज, औरंगाबाद से। इनका प्रश्न है नीलामी से जमीन मिला है पूर्वज को, अब बंटवारे के बाद एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ, परंतु खतियानी रैयत का वारिस कहता है जमीन नीलाम नहीं हुआ है, नीलाम का दस्तावेज का नकल कहाँ से मिलेगा? पहला प्रश्न इनका है। दूसरा है 1953 से पहले औरंगाबाद में एसडीओ कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट था, दस्तावेज का कैसे पता लगाएं? देखिए, अब ये नीलाम का साल कब है ये तो आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो नीलाम होने का उस समय 2-3 कारण था, ये भी पता नहीं किस कारण से नीलाम हुआ, किस कोर्ट से। अगर कोई टाइटल मुकदमा चला हो तो टाइटल मुकदमा उस ज़माने में 53 में या उससे पहले मुंसिफ कोर्ट में चलता था। तो मुंसिफ कोर्ट में वहाँ पर सूट रजिस्टर होगा, पार्टी का नाम मालूम होगा, किसने नीलाम कराया, किसके खिलाफ केस होगा, ये पता लगाना पड़ेगा। तो सूट रजिस्टर से वो केस का नंबर मिलेगा, एक्सक्यूशन केस, इजराय केस, तब जा कर के नकल मिलेगा। ये सब नकल मुंसिफ कोर्ट से भी औरंगाबाद से हुआ होगा। तो ये सब जिला के रिकॉर्ड रूम में ही नीलाम का कागज मिलेगा। अगर मुंसिफ कोर्ट से नीलाम हुआ होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज का जो अभिलेखागार है जिला में, वहाँ मिलेगा औरंगाबाद में। अगर गया से नहीं आया होगा तो गया से मिलेगा, और गया से आ गया होगा तो औरंगाबाद में मिलेगा। उसी प्रकार से अगर एसडीओ कोर्ट में भी मालगुजारी नहीं देने के कारण और किसी अन्य प्रकार के सरकारी बकाया में वो पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत सर्टिफिकेट केस में भी जो मजिस्ट्रेट होते थे एसडीओ कोर्ट के, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इन लोग भी नीलाम कराते थे, उन लोगों को भी पावर था, वो सर्टिफिकेट केस में नीलाम होता था। तो अगर ये नीलामी सर्टिफिकेट केस से संबंधित है
तो एसडीओ कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में जाने पर मिलेगा। सर्टिफिकेट केस का रजिस्टर देखने से पता चलेगा। पार्टी का नाम देखिएगा, नीलाम करवाने वाला पार्टी या जिसका अगेंस्ट में नीलाम हुआ। जो रैयत कहता है, जिसका वारिस कहता है कि नीलाम नहीं हुआ, उसका पूर्वज के नाम से केस होगा। यानी कि जो जमीन का मालिक था, खतियानी रैयत, उसका नाम एक पार्टी में होगा, और एक पार्टी में अगर सरकार नीलाम कराए तो सरकार का नाम होगा, या अगर कोई प्राइवेट पार्टी नीलाम कराया कोई टाइटल मुकदमा में जीत करके, और उसके बाद तो या मॉर्गेज का मुकदमा हो या हैंड नोट का मुकदमा हो या जमींदार ने कराया हो, तो रेंट सूट उस समय होता था, जमींदार लोग रेंट सूट लाते थे। तो किसी तरह का मुकदमा में हो तो मुकदमा करने वाले का नाम भी चाहिए। तो अगर रेंट सूट होता था तो वही सिविल कोर्ट से ही मिलेगा, और अगर सर्टिफिकेट केस हुआ तो एसडीओ कोर्ट से मिलेगा। तो एसडीओ कोर्ट वाला, एसडीओ कोर्ट में रिकॉर्ड रूम है तो वहाँ मिलेगा। अगर एसडीओ कोर्ट में रिकॉर्ड रूम नहीं है तो कलेक्टर के यहाँ जो रिकॉर्ड रूम है, जिला अभिलेखागार कलेक्ट्री के अंतर्गत रहता है, वहाँ से आपको नकल मिलेगा। इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर केस नंबर पता है तो तुरंत नकल मिल जाएगा। अगर केस नंबर पता नहीं है तो केस नंबर पता लगाने के लिए पार्टी के नाम से और साल से, अंदाज से जा करके वहाँ सूट रजिस्टर देखिएगा। और सूट रजिस्टर देखने के लिए वहाँ अभिलेखागार में कैटलॉग बोलते हैं, वहाँ पर जो आदमी रहता है, वहाँ का जो बड़ा बाबू होगा, हेड क्लर्क होगा, या इंचार्ज रिकॉर्ड रूम का जो पदाधिकारी होगा, उससे मिल करके, और वहाँ जो किरानी होगा उससे मिल करके कहिएगा कैटलॉग निकाल करके देख के बताइए। जो नाम बताइएगा, गांव बताइएगा, कहाँ का ज़मीन है, ये सब बताइएगा। उसके आधार पर वो खोज सकता है। तो कोई जानकार वकील या कोई पुराने वकील का मुंशी यानी कि ताई, ये सब काम कर सकते हैं। उनके मदद लेकर के आप इस सब जगह पर जा कर के नकल ले सकते हैं। अगर सचमुच में नीलाम हो गया है तो जो रैयत, पुराना रैयत है, उसके वर्षान का जो दावा करता है वो दावा गलत है, उसका कुछ नहीं होगा। तो जो भी नकल लेना है नीलामी के दस्तावेज का, जब पता चल जाएगा तभी मिलेगा किस कोर्ट से हुआ है और कहाँ है। उसके बाद का प्रश्न है, पूरन चंद यादव एक्स आर्मी, अभी कहते हैं कि हम अलवर राजस्थान में टीचर का काम करते हैं। ये कहते हैं इनका कोई प्रश्न नहीं था। संभवतः इन्हीं का प्रश्न है, या मोबाइल नंबर हम बोल देते हैं, देख लीजिएगा यादव जी, अगर आप ही का हो या दूसरे के प्रश्न में लिखा गया हो तो नहीं कर सकते हैं। 7903101495, ये मोबाइल नंबर जिनका दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखने वाले से गलती है, या तो पूरन चंद यादव का ही नंबर है या ये दूसरे व्यक्ति का है। अगर पूरन चंद यादव जी का ये नंबर नहीं है तो उनका प्रश्न कोई मेरे सामने नहीं है। ये मोबाइल नंबर अगर उन्हीं का है तो प्रश्न ऐसे है जिसको हम पढ़ते हैं। मेरे दादा 1958 में 12 डिसमिल और 1968 में 20 डिसमिल एक ही प्लॉट में खरीदे थे। 58 वाला 12 डिसमिल 10 डिसमिल हो गया RS खतियान में, और 1968 वाला 20 डिसमिल 17 डिसमिल हो गया। रसीद 20 डिसमिल का कट रहा है, विक्रेता का 17 डिसमिल का रसीद कट रहा है। RS के मुताबिक RS खतियान
आरएस खतियान में और सीएस खतियान में अंतर हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो 1958 में जो आपका रजिस्ट्री से खरीदारी हुआ है वो सही है और उसी के हिसाब से आरएस खतियान बनना चाहिए था। 68 में भी जो खरीदारी हुआ वो सही है। अगर आपका रसीद कट रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। आरएस खतियान के आधार पर अगर वो व्यक्ति दावा करेगा तो दावा मान्य नहीं होगा। आपको अगर कोई मुकदमा करता है तो उसी में लड़िएगा, नहीं तो अगर आपके ऊपर कोई और कार्रवाई करता है, जरूरत पड़ेगा तो आपको टाइटल मुकदमा लाना पड़ेगा कि आरएस खतियान में जो एंट्री हुआ है वो गलत हुआ है। आपके डीड के हिसाब से वो एंट्री गलत है। चूंकि आरएस खतियान का जब काम बंद चल रहा था रिविजनल सर्वे, तो आप लोगों ने अपना दावा सही ढंग से पेश नहीं किया हो। अगर आरएस खतियान फाइनल नहीं हुआ है तब तो कोई बात नहीं, अगर खतियान फाइनल हो गया है तो टाइटल से ही होगा। अगर आरएस खतियान का अभी रिविजनल सर्वे पेंडिंग है, किसी कारण से फाइनल पब्लिकेशन नहीं हुआ है, तब उस दौरान वहाँ पर आपत्ति भी दे सकते हैं। अगर वो स्टेज है कि नहीं है ये आप पता लगा लीजिए। वहाँ पर स्थानीय वकील से मिल करके पता कर लीजिए कि रिविजनल सर्वे का काम कब शुरू हुआ और वो फाइनल पब्लिश हुआ कि नहीं, कंप्लीट हुआ कि नहीं। कहा कि कुछ जिला में रिविजनल सर्वे पेंडिंग रह गया, अधूरा ही रह गया, वहाँ फाइनल खतियान बना ही नहीं बना। तो ऐसी स्थिति में अगर फाइनल खतियान नहीं बना तो उस खतियान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये जानना जरूरी है। उसके बाद का प्रश्न है, दिनेश हैं, ब्लॉगर हैं, अपने को ब्लॉगर कहते हैं दिनेश, यूट्यूब पर ये ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉगर। इनका प्रश्न है, परदादा के नाम से खतियान है जिसके बकास्त मालगुजार लिखा है, उस जमीन को कोई दूसरा आदमी अपने नाम से जमाबंदी कायम करा के बेच दिया है और हमारे परदादा के जमाबंदी में खाता खसरा रकबा जीरो कर दिया है। तब परदादा के नाम से खतियान है जिसके बकास मालगुजार लिखा हुआ है, तो इसका माने है कि आपका बकास जो जमीन था परदादा ने आपका मालिक से लिया होगा, तब उनके नाम से खतियान बना। अभी कौन खतियान है ये आपने नहीं लिखा है, तो दूसरा व्यक्ति अपने नाम से जमाबंदी कायम करा के बेच दिया है और हमारे परदादा के जमाबंदी में खाता खसरा रकबा जीरो कर दिया है। वो जमीन हमारे परदादा नहीं बेचे हैं। क्या जमीन नीलाम हो गया या मेरा होगा, ये देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। नीलाम हुआ कि नहीं हुआ, आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो हों या गांव में या आसपास के ज़मीन वाले जोतने वाले पुराने कोई रैयत हो बता सकते हैं। हो सकता है आपका ज़मीन नीलाम भी हो सकता है हुआ हो। तो नीलाम हुआ होगा तो अब कोर्ट में जा कर के कौन केस में नीलाम हुआ, किसने नीलाम कराया, जमींदार ने कराया, वो आप पता लगाइए। उसके लिए आपको स्थानीय वकील या वकील के ताईद किसी व्यक्ति को, जानकार व्यक्ति को पकड़ना होगा और कोर्ट में जा कर के वो पता करेंगे, तब जा कर के नीलामी का पता चलेगा। नीलाम हो सकता है, नीलाम कराने की प्रक्रिया पहले होती थी और जमींदार को अधिकार था रेंट के बकाया में नीलाम कराने का, और दूसरे कारण से भी हो सकता है, दूसरे मुकदमा में भी हो सकता है, हैंड नोट का मुकदमा में हो सकता है, मॉर्गेज के मुकदमा में हो सकता है। तो किस कारण से कोई टाइटल मुकदमा चला, उसमें डिग्री हुई, डिग्री के वसूली में हो सकता है। तो ये तो कहना मुश्किल है, जानना मेरे लिए मुश्किल है। नीलाम का कागज रहता तो देख के बताया जा सकता है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति जीरो करा दिया तो आप सीधे अंचल अधिकारी के यहाँ पहले जाइए और अपना जो कागज आपके पास है, खतियान है, और उसी के आधार पर आपका रसीद कट रहा है उसको दिखाइए और कहिए कि मेरा जीरो कैसे कर दिया गया, इसमें हमारा रकबा जोड़ दिया जाए। अगर वो अंचल अधिकारी नहीं करते हैं तब आप जाइए DCLR के यहाँ जाइए। अगर DCLR भी इस पर कोई आदेश प्रॉपर नहीं देते हैं तब एडिशनल कलेक्टर के यहाँ आप जाइए। और डायरेक्ट अगर ये चैनल से नहीं होता है या दिक्कत है तो डायरेक्ट आप वो खिलाफ पार्टी जो है उसके विरुद्ध सेक्शन 9 में म्यूटेशन एक्ट में उसका जमाबंदी को कैंसिल करने के लिए आप दे दीजिए दरखास्त, इसी सब आधार पर वहाँ पर वकील से मिल करके। तो वहाँ पर जा कर के उसका जमाबंदी कैंसिल हो जाएगा, उसका जमाबंदी में जो आपका रकबा चढ़ा हुआ है वहाँ से काटने का आदेश हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है टुनटुन सिंह,
कहाँ से लिखे हैं ये इन्होंने नहीं लिखा है। इनका प्रश्न है, मेरे दादा 3 भाई थे, बड़े दादा दूसरे दादा के बेटे को गिफ्ट कर दिया अपने हिस्सा को, उसमें कुछ प्लॉट गिफ्ट डीड में छूट गया, छूटे प्लॉट पर तीनों दादा से वारिस का हक होगा, यही प्रश्न है। तो जो प्लॉट छूट गया उस पर तभी हक होगा जब जो दादा गिफ्ट किए हैं उनको कोई बाल बच्चा नहीं है, अपना कोई बाल बच्चा दूसरे दादा के बेटे। तो बड़े दादा को अगर अपना कोई बेटा नहीं था तभी ने दूसरे दादा के बेटे को गिफ्ट कर दिया था अपना हिस्सा, और उसमें से कुछ छूट गया। अगर उनके पास कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है और पत्नी नहीं है, तो उसके हकदार बाकी जो आपके दादा हैं और दादा के जो वंशज हैं, आप ही लोग का हिस्सा अपने आप पहुंच जाएगा, उसमें हक आप लोग का, आप ही लोग वारिस हो जाइएगा। बख्शिश से जो मिला वो तो जिस दिन बख्शिश किए उसी दिन मिल जाएगा। लेकिन आपके बड़े दादा अगर मर गए और उनका कोई लड़का लड़की और पत्नी नहीं है, इन लोगों के अनुपस्थिति में मर गए, यानी इनको शादी नहीं हुआ होगा या शादी हो गया उनकी पत्नी पहले मर गई, या अगर शादी नहीं हुआ तो कोई बाल बच्चा नहीं था, या शादी हुआ तो भी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, किसी भी हालत में उनके मरने के समय में उनका डायरेक्ट वारिस, जिसको बोलते हैं प्रथम क्लास का क्लास 1 वारिस, क्लास 1 वारिस में होता है पत्नी, बेटा और बेटी और माता। तो आपके बड़े दादा की पत्नी, बेटा, बेटी या माता उनके मरने के समय जीवित नहीं थे, तो सेकंड क्लास एयर में आपके दादा और 2 भाई जो रहे दूसरे दूसरे दादा जो है वो अगर जीवित है तो उनको मिलेगा। अगर वो दूसरे दादा जीवित नहीं है तो उनका जो भी बेटा है, दो दादा बच गए, तो 3 भाई में 1 भाई मर गए, लावारिस मर गए, उनका कोई वारिस नहीं है, तो तीसरे दादा, दूसरा और तीसरा दादा जो बचे वो दूसरा तीसरा दादा को मिल जाएगा। अगर दूसरा तीसरा दादा भी नहीं बच रहे हैं तो उनके जो बेटे हैं उनको मिल जाएगा। अगर उनके बेटे नहीं है तो उनका पोता जो है सबको मिलेगा और सबका बराबर हक हिस्सा होगा। उसके बाद है रोहिदास मंडल, ये लिखते हैं रिटर्न वही कहाँ से मिलेगा। ये रिटर्न जमाबंदी आपको जमींदार जहाँ के थे, जिस इलाका के अंचल के, वहाँ के अंचल कार्यालय में मिलेगा। अगर अंचल कार्यालय में कर्मचारी रहता है उसके पास पूछिए, पता कीजिए, या वहाँ पर कंपनसेशन क्लर्क होता है, अगर वहाँ नहीं होगा तो DCLR ऑफिस में होगा। वो कंपनसेशन क्लर्क को खोजिए, जमींदार का नाम बताइए, तौजी बताइए, मौजा बताइए, कौन गांव के रहने वाले हैं, थाना नंबर क्या है, तो उसके आधार पर वो रजिस्टर देख करके कंपनसेशन रजिस्टर देखेगा तो कंपनसेशन केस नंबर पता चलेगा। और कंपनसेशन केस यानी क्षतिपूर्ति दावा का केस जमींदार लोग करते थे, तो उससे आपको पता चलेगा केस नंबर, और उस केस नंबर में रिटर्न जमाबंदी रहता है, तब चिरकुट देके उसका नकल मिलेगा। उसके बाद का प्रश्न है ओंकार सिंह, अकबरपुर, पालीगंज, पटना। इन्होंने लिखा है मेरा हुक्मनामा और रसीद 1352 का है, जमीन मालिक गैर मजरुआ है, मकान बना हुआ है मेरा, होगा कि नहीं? जरूर होगा। बहुत लोग समझते हैं कि गैर मजरुआ जमीन है तो उसका बंदोबस्ती नहीं कर सकता है मालिक। मालिक को दोनों तरह के जमीन का बंदोबस्ती करने का अधिकार है, गैर मजरूआ मालिक हो, गैर मजरूआ खास हो, गैर मजरूआ आम हो। अगर बंदोबस्ती कर दिया और आपका कब्जा चला आ रहा है और उस पर मकान बना हुआ है तो ये और पक्का है। आपका अगर रसीद कट रहा है तो और भी पक्का है, तो आपका चीज़ है, कोई इसको नहीं ले सकता है। अभी भी सरकार का रसीद आपका कटेगा, अगर रसीद रोक देगा तो आप आवेदन दे करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका चीज़ है, आपका रहेगा, कोई नहीं ले सकता है। अगर उस पर कोई कार्रवाई करेगा, किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई करेगा तो उसका अपने स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके इसी आधार पर हुक्मनामा और रसीद और कब्जा के आधार पर आप लड़ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है उदित रंजन, इनका कहाँ से लिखते हैं? इन्होंने लिखा है, उदित रंजन जी का प्रश्न है क्या किसी कार्यवश बास्कित परचा की जमीन मूल रैयत को वापस की जा सकती है?
अगर हाँ तो किन किन सरकमस्टांस में। देखिए, बासगीत पर्चा पर वाला जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है वो आप पहले सुन लीजिए, उसमें सब बात बताए हैं और तब आप समझिएगा। लेकिन आपका यहाँ पर हम छोटा सा उत्तर दे देते हैं। इस पर मेरा एक अलग से लेक्चर है, डिटेल लेक्चर है, वो लेक्चर सुनिए या प्रश्नोत्तरी में बताए हो खोज करके देखिए। अगर आप नहीं खोज सकते हैं अपने प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में खोजिए। अगर आप नहीं खोज सकते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से कह करके प्ले लिस्ट देखिए, उसमें बासगीत पर्चा के बारे में स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आप ही लोग, बहुत से लोग प्रश्न किए थे इस पर, इसलिए बना दिए थे। वो तब होता है, जैसे आप उदाहरण से बता सकते हैं, मान लीजिए कि राम है एक रैयत, उसके जमीन पर श्याम उसमें रहता था, किराया में रहता था, या वो लैंडलेस पर्सन था, या उसके यहाँ काम करता था, राम के यहाँ काम करता था, काम करने के एवज में दिया था। अब बाद में दोनों में मतभेद हुआ या मतभेद नहीं भी हुआ, किसी कारण से उसने आवेदन दिया कि हमको रैयती पर्चा जारी कर दिया जाए, तो ये रैयती पर्चा सरकार ने उसको जारी कर दिया। और उसमें कंडीशन दिया कि चूंकि इनके यहाँ काम करता है, इसी एवज में इनको रहने के लिए दिया गया था। और रैयती पर्चा जारी होने के बाद वो काम नहीं करने लगा, छोड़ दिया काम करना। तो वैसे स्थिति में अगर जो राम है वो कहेगा कि अब जिस आधार पर इसको हम रहने के लिए दिए थे वो आधार समाप्त हो गया, इसको वापस ले लिया जाए पर्चा को, तो वैसे स्थिति में पर्चा सरकार वापस ले सकती है। लेकिन अगर सरकार में भेस्ट कर गया, कब भेस्ट करेगा वो आपको बताए हैं उस पर्चा वाले में। अगर सरकार में जमीन भेस्ट कर गया तो सरकार भी वापस ले सकती है। कब? जब उसमें कंडीशन दिया हुआ कितना मालगुजारी देना पड़ेगा। अगर मालगुजारी नहीं देगा तो उसको वापस ले सकता है और लेकर के दूसरे, या वो व्यक्ति के पास जमीन आ गया, अब वो प्रिविलेज पर्सन नहीं रहा, जितना जमीन चाहिए उसके पास उतना जमीन नहीं है, उससे ज़्यादा जमीन हो गया, तो वो लैंडलेस के परिभाषा में नहीं आता है। तो अब बासगीत पर्चा की उसको जरूरत नहीं, या उसको अपना मकान हो गया है तो सरकार उसको वापस ले करके दूसरे को भी दे सकती है, पर्चा कैंसिल भी कर सकती है। तो कुछ कुछ परिस्थिति है जिसमें कि कैंसिल हो सकता है या वापस हो सकता है। सतीश कुमार, एडवोकेट, पटना। एडवोकेट साहब का है, जानना चाहते हैं कानूनी बिंदु। बहुत अच्छा पॉइंट है इनका कि सर्वे प्लॉट और एमएस प्लॉट में दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग पुराना सर्वे जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं, तो पहचान के लिए प्लॉट नंबर सीधे बोलने से समझ में आता है प्लॉट नंबर किसको कहते हैं, जिसको खसरा नंबर कहते हैं हिंदी में, वो प्लॉट नंबर हुआ। लेकिन अगर ये खतियान पुराना बना हुआ है, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, तो उस प्लॉट को पहचानने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए ये उचित होता है लिखना सीएस प्लॉट, माने कैडेस्ट्रल सर्वे प्लॉट। अगर उसी इलाका में रिविजनल सर्वे हो गया तो उसी प्लॉट का नंबर अगर बदल गया तो उसको बोलेंगे आरएस प्लॉट, माने रिविजनल सर्वे प्लॉट। लेकिन अगर जिस इलाके में ये प्लॉट है उस इलाके में म्यूनिसिपैलिटी है और म्यूनिसिपल सर्वे वहाँ हुआ है, तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में म्यूनिसिपल बिहार एंड उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे एक्ट 1922 है जिसके अंतर्गत सर्वे होता है। बाकी कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे ये सब होता है बंगाल टेनेंसी एक्ट, जो बिहार टेनेंसी एक्ट कहलाता है, उसके अंतर्गत होता है। और दूसरा एक्ट है बंगाल सर्वे एक्ट, उसके तहत होता है। और ये है बिहार एंड उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे एक्ट। तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो प्लॉट बनता है म्यूनिसिपल सर्वे के द्वारा उसको एमएस प्लॉट बनते हैं। जब तक म्यूनिसिपल सर्वे नहीं हुआ है तो पहले से जो प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है म्यूनिसिपल एरिया में, किसी का नंबर सीएस प्लॉट नंबर है तो सीएस प्लॉट के नंबर से जाना पहचाना जाएगा। लेकिन जब उस पर मकान बन गया या उसमें कोई परिवर्तन हो गया या सर्वे हो गया, सर्वे के बाद उसका दूसरा नंबर बन गया, तो उसको एमएस प्लॉट बोलेंगे। तो एमएस प्लॉट और म्यूनिसिपल प्लॉट या आरएस प्लॉट या सीएस प्लॉट में यही अंतर है, अलग अलग सर्वे में अलग अलग नंबर पड़ता है। एमएस प्लॉट
से मत पता चलता है कि म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत है, म्यूनिसिपल एरिया के अंतर्गत है। म्यूनसिपैलिटी हो, नोटिफाइड एरिया हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जहाँ पर बिहार एंड उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट लागू होता है। और ये बिहार एंड उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे एक्ट के तहत इसका सर्वे हुआ है, तब ये MS प्लॉट नंबर पड़ा है। तो इसका सर्वे का तरीका भी उसी में लिखा हुआ है, उसी से ये डिसाइड होता है कि प्लॉट का नंबर क्या होगा। किसी भी प्लॉट का नंबर सर्वे के प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। जब तक सर्वे नहीं हुआ तो उसका जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका प्रश्न है बिल्डर एग्रीमेंट कन्वर्सन का करवाता है, कन्वर्सन एग्रीकल्चर लैंड का रिक्वायर्ड है कि नहीं। आपने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा था, तो हम उसका लिखित भी जवाब दे दिए हैं। ये सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ है कि ये जो म्यूनिसिपल एरिया के अंतर्गत है वो कन्वर्सन वाला कानून लागू नहीं होता है। इसलिए कन्वर्सन के लिए यहाँ पर बिल्डर एग्रीमेंट कराता है, वो एग्रीमेंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे लिखे एरिया विद इन म्यूनसिपैलिटी ऑटोमेटिकली बिकम्स रेजिडेंशियल और नीड्स टू बी कन्वर्टेड। ऐसा भी नहीं है, जो म्यूनसिपल प्लॉट सर्वे होता है तो उसमें वो म्यूनसिपल सर्वे में भी लिखा हुआ रहता है कि मकान है कि दुकान है कि फैक्ट्री है या ओपन लैंड है, ग्रीन लैंड है, खेत है, जो भी लिखा हुआ रहे। ऑटोमेटिक कन्वर्सन का कोई प्रावधान नहीं। और अगर उस पर कोई मकान बना लिया तो कन्वर्सन कराने के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, म्यूनिसिपल एरिया के अंदर मकान बनाने के लिए बिल्डिंग बाईलॉज के तहत नक्शा पास कराने की आवश्यकता है, और तब मकान बनाएगा। तो इसलिए आपका ये प्रश्न कि ऑटोमेटिक बिकम्स रेजिडेंशियल और नीड्स टू बी कन्वर्टेड, इसका जवाब यही ना ऑटोमेटिकली हो जाता है वो रेजिडेंशियल और न कन्वर्सन की आवश्यकता है। उसके बाद का प्रश्न है अंकित आनंद। अंकित आनंद का प्रश्न है 1980 में मेरी दादी के नाम से एक वसीयत एले केस के बाद डिक्री हुआ था। उसमें प्लॉट 786 के जगह 768 लिखा गया, लेकिन 786 के हिसाब से बिक्री किया गया। खरीदार का मोटेशन नहीं हो रहा है, क्या उपाय है? देखिए, अगर केस में गलती हो गया है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ जजमेंट, अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर का भी प्रावधान है। तो एप्लीकेशन दे करके एलए केस में आपको एलए में करेक्शन के लिए आवेदन देके उसको करेक्शन करवा सकते हैं। अगर करेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, अगर करेक्शन नहीं हुआ तो भी घबराने की बात नहीं है। म्यूटेशन कोर्ट में एक कानून है कि अगर चौहद्दी सही है और प्लॉट नंबर गलत है और चौहद्दी सही है और खाता सही है, तो वो प्लॉट गलती की मान्यता नहीं है, वो माना जाएगा कि वही प्लॉट है। यानी कि आपका गलत प्लॉट लिखा गया 786 के हिसाब से बिक्री हो गया, लेकिन चौहद्दी अगर 768 लिखा हुआ है तो 768 ही माना जाएगा। इसलिए अंचल अधिकारी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो फिर ऊपर के कोर्ट से आपका हो जाएगा। इसलिए अपने स्थानीय अधिवक्ता को बताइए और वो कानून दिखाएंगे कि जब खाता नंबर गलती हो जाए तो प्लॉट नंबर और चौहद्दी मिल करके काम चल जाता है। अगर प्लॉट नंबर गलती हो जाए तो खाता नंबर और चौहद्दी मिल करके काम हो जाता है। तो मेन है कि चौहद्दी सही है, हर हालत में चौहद्दी सही होना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं, एक है @ मेल पर लगता है डालें @ सैम रेल वर्ल्ड, सैम रेल वर्ल्ड, @सैम रेल वर्ल्ड। खतियान से बकास खाता नंबर 7 हटाया जा सकता है? ये प्रश्न आपका भेद है। खतियान से कोई खाता नंबर किसी का हो, कोई अब नहीं हटा सकता। खतियान से खाता नंबर हटाने की प्रक्रिया जब खतियान बन रहा था, सर्वे चल रहा था और खाना पूरी चल रहा था,
खतियान ड्राफ्ट बन रहा था उसी समय आपत्ति दे करके और सुधार किया जा सकता था। अब खतियान बन गया तो कोई खाता नहीं हट सकता है। बकास खाता हो या जो भी खाता हो, उसको हटाने का कोई उपाय नहीं, वो ज्यों का त्यों रहेगा। संतोष कुमार राज कहाँ से लिखते हैं, इन्होंने नहीं लिखा है। इनका प्रश्न है, महदा दस्तावेज क्या होता है? महदा कहते हैं एग्रीमेंट को। जनरली जब कोई आदमी खरीद बिक्री का दस्तावेज लिखता है तो उसको मुआहदा नामा कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल। इसको बै बयाना भी कहते हैं, बै बयाना का दस्तावेज, बै बयाना, मुआहदानामा या एग्रीमेंट फॉर सेल एक ही हुआ। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के यहाँ खरीद बिक्री का बात किया और कहा कि हम ये प्लॉट एक कट्ठा का आपके यहाँ 1 लाख रुपया में बेचेंगे और एडवांस अभी आप हमको 25,000 दीजिए, बाकी हम इतना दिन में रजिस्ट्री कर देंगे, तो 75,000 दीजिएगा तो रजिस्ट्री कर देंगे। तो रजिस्ट्री करने माने बिक्री करने, सेल डीड करने के पहले मुआहदानामा लिखा जाता है। मुआहदानामा मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, सादा कागज पर भी हो सकता है और रजिस्टर्ड डीड से भी हो सकता है। अगर मुआहदा के समय ही कब्जा दे दिया जाता है तो मुआहदानामा को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। अगला प्रश्न है सोमेश गुंजन, ये प्रोफेसर साहब हैं सोमेश गुंजन, सीतामढ़ी से प्रोफेसर साहब लिखते हैं, इनका कोई टाइटिल चल रहा है, उसमें मुकदमा में अमेंडमेंट अलाउ हो गया कॉस्ट के साथ, 200 रुपया कॉस्ट लगा, लेकिन उस पार्टी ने कॉस्ट नहीं जमा किया। अब वो दोबारा फिर पिटिशन दिया है कि अमेंडेड पिटिशन को भी अमेंड कर दिया जाए, क्या प्रोसीजर होगा? इसका तो जवाब हम यूट्यूब पर आपको दे दिए थे प्रोफेसर साहब, फिर भी बता देते हैं। देखिए, जब कोई ऑर्डर होता है सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, तो जब तक वो पेमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं हुआ तो वो ऑर्डर वैलिड नहीं रहेगा, वो लागू ही नहीं हुआ ऑर्डर। तो इसलिए उसको जब वो अमेंडमेंट पहला अलाउ ही नहीं हुआ तो दोबारे फिर उसका अमेंडमेंट, उसका अमेंडेड करने का सवाल नहीं, वो नया अमेंडमेंट पिटिशन फाइल कर सकता है, उसमें रोक नहीं है। तो फिर आप ऑब्जेक्शन दीजिएगा, तब उसमें उसको फिर से कॉस्ट लग के अलाउ भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उसके अपने स्थानीय वकील से मिल करके दिखाइएगा और उनको बताइएगा कि पहला अमेंडमेंट जो है वो कॉस्ट नहीं देने के कारण अलाउ नहीं हुआ, वो हाकिम को मूव करके कोर्ट में बताएंगे और वो हाकिम उसमें लिख देंगे कि अमेंडमेंट अब लागू नहीं होता। अलाउ जो किया गया था कॉस्ट के नहीं देने के कारण, वो ऑर्डर समाप्त किया जाता है, समाप्त हो जाएगा। अब दोबारे का अमेंडमेंट फिर से सुना जाएगा, उसी ग्राउंड पर दोबारा अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अभी फ्रेश अमेंडमेंट दिए हैं कि अमेंडमेंट पिटीशन का अमेंडमेंट दिए, तो अगर पहला अमेंडमेंट पिटीशन उनका अमेंडेड नहीं हुआ तो दोबारा अमेंडमेंट फिर क्या होगा, तो घौच पौच हो जाएगा, इसलिए दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वकील साहब जो काम कर रहे हैं वो आपको ठीक से बतावेंगे, और या तो आप वकील साहब से हमको बात करा दीजिए, वो हमसे बात करेंगे तो उनको हम ठीक से समझा देंगे। उसके बाद का प्रश्न है राम मोहन, ये पटना से लिखते हैं खाता गलती हो गया जिसके कारण एडीएम मोटेशन तोड़ दिया। सेल डीड 1980 का है, मोटेशन 2017 में कराया, कब्जा भी है, क्या करें? अब फ़ोन नंबर मेरा बांध चाहते हैं तो फ़ोन नंबर तो हम दे ही दिए हैं सब लोग को, यूट्यूब पर भी फ़ोन नंबर है ही है, तो आप लिखिए राम मोहन जी। खाता गलती होने से, अभी कई प्रश्न के उत्तर में दिए हैं, बराबर बताते हैं, खाता गलती होने से एडीएम को म्यूटेशन तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तब आपको तो एडीएम का ऑर्डर ले करके, आपके जो वकील जरूर होंगे जो काम कर रहे होंगे, वो ऑर्डर के खिलाफ आप कलेक्टर के यहाँ अपील दायर कीजिए, आप जीत जाइएगा।
खाता गलती होने से कुछ नहीं होता। चौहद्दी आपका सही है तो सही रहेगा, उसके आधार पर म्यूटेशन नहीं टूट सकता है। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं फ़ोन से, तो आपको तो हम फ़ोन नंबर दे दिए थे, फिर भी आप लिख सकते हैं 9431078617। फिर दोबारा बोलते हैं, ये है आपका BSNL का फ़ोन नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप भी है, 9431078617। दूसरा नंबर है जियो का, इस पर व्हाट्सएप नहीं है। जियो का नंबर लिखिए 7903931874। जियो का नंबर दोबारा बोल रहे हैं, 7903931874। ये दोनों नंबर में किसी नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। ये चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है तो ऑर्डर देखना होगा, अंचल अधिकारी का ऑर्डर देखना होगा, DCLR का ऑर्डर देखना होगा, दोनों पार्टी ने जो आवेदन दिया और ऑब्जेक्शन दिया वो सब देखना होगा। अगर सिर्फ एक ही ग्राउंड है खाता गलती होने का, तो कोई ग्राउंड नहीं, वो आप जीत जाइएगा। आप कलेक्टर के यहाँ अपील कीजिए। अब @सोनू, एक लगता है मेल पर दिए हैं या यूट्यूब पर दिए हैं, @सोनू। एम रोल क्या होता है? एम रोल पर बहुत पहले हम बता चुके हैं, ये बता चुके हैं कि जब रेंट रोल बनता है वो फॉर्म एम में होता है, इसी को कुछ लोग एम रोल बोलते हैं। जब लगान निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स के अंतर्गत, तो वो लगान निर्धारण के लिए जो व्यक्ति आवेदन देता है उसका फॉर्म के है, और उस पर नोटिस जो जारी होता है आम जनता को, वो उसका फॉर्म एल है। वो बना हुआ है, रूल के अंदर फॉर्म बना हुआ है, छपा हुआ है। वो नोटिस के बाद आपत्ति होती है, आपत्ति का सुनवाई हुआ, कोई आपत्ति किया, अगर आपत्ति अस्वीकृत हो गया या किसी ने आपत्ति नहीं किया, तो अंत में जो निर्णय होता है कि लगान निर्धारित किया जाए, तो लगान निर्धारण का जो आदेश होता है उसके आधार पर एक फॉर्म बना हुआ है, वो फॉर्म एम है, उसी में सारा चीज़ लिखा जाता है। रैयत जो अप्लाई किया उसका नाम, और कितना ज़मीन है उसका ज़मीन का विवरण, क्या आधार हुआ, फेयर रेंट लगाने का, कब से लगान बाकी है, कितना लगान देना है, ये सब आदेश में लिखा रहता है। उसके हिसाब से वो रेंट रोल तैयार होता है, उसी को एम रोल भी कोई कोई लोग बोलते हैं, लेकिन सही में वो कहलाता है रेंट रोल, फॉर्म एम में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है संजीत कुमार, 48D के तहत आज के डेट में कायमी हो सकता है, बहुत दिन से कब्जा में नहीं है। देखिए 48D के बारे में आप BT एक्ट का लेक्चर में हम पूरा बताए हैं, बटेदारी और बटेदारी के कानून संबंधी, वो लेक्चर पहले आप सुन लीजिए। अगर आप अपने से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं तो ठीक है, खोज लीजिएगा। BT एक्ट वाला लेक्चर में लगातार कई लेक्चर है, उसमें खास करके बटेदारी के बारे में, बटेदारी कानून के बारे में हेडिंग मिलेगा आपको, उसमें देखिएगा, उसके बारे में बताए हैं। फिर भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर 48D में रैयत कायम कराने का प्रावधान आज भी सही है, आज भी हो सकता है। उसका सर्टेन कंडीशन है, उसमें कब्जा होना भी जरूरी है, लगातार कब्जा होना चाहिए, कम से कम 12 वर्ष तक का लगातार कब्जा होना चाहिए। अगर वो कब्जा में नहीं है तो उसका राइट खत्म हो गया, और उसको तो जो रैयत है उसको हटा भी देगा, उसका तो पोजीशन बचेगा भी नहीं। सतीश कुमार एडवोकेट पटना ने एक रिक्वेस्ट किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट पर भी एक अलग से वीडियो बना दे, तो ठीक है, समय मिलेगा तो बना देंगे सतीश जी। आप देखिएगा, बराबर आप फॉलो कीजिए चैनल को, और अपने इष्ट मित्रों को भी कहिए कि फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी है इसका प्रचार प्रसार करें चैनल को, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। हम
जब जरूरत होगा तो मोटर व्हीकल एक्ट पर भी आपको बहुत देंगे। लेकिन मेरा एक लेक्चर मोटर व्हीकल एक्ट पर आप सुने भी हैं, अगर उसमें बहुत सा बात हम बताए हैं, कानून, पुराना कानून नया कानून के बारे में, वो आप देखिएगा। और कुछ विशेष बात होगा तो हम बताएंगे, वो पुराना लेक्चर से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है आनंद मोहन। ऑब्जेक्शन पास अंडर सेक्शन 9 ऑफ बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे एक्ट। इन ऑब्जेक्शन केस नंबर 2888 फोटो 2 लाइन लिखकर भेजें। आनंद मोहन जी ने एक फोटो भेजा है हमको, 2 लाइन का है, और उसके बारे में कहते हैं क्या चीज़ है इसको बताइए। तो उसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन पास्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ बिहार एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल सर्वे एक्ट। इन ऑब्जेक्शन केस नंबर 2888 यही लिखा हुआ है। तो इसका माने है कि पूरा तो और दिए हैं नहीं, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जो बता रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो है कि जब म्युनिसिपल सर्वे हो रहा था तो म्युनिसिपल सर्वे में भी ऑब्जेक्शन देने का अधिकार था व्यक्ति को। तो सेक्शन 9 में वो कोई व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन दिया, तो ऑब्जेक्शन जो देता था उसका केस नंबर पड़ता था, उसी का 2888 केस है। तो वो ऑब्जेक्शन पिटीशन का वो है लगता है, या ऑर्डर है। पूरा तो आप दिए नहीं है इसलिए कहना मुश्किल है। अगर वो ऑर्डर है तो ऑर्डर पढ़ने से पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्शन अलाउ हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर वो ऑर्डर नहीं है तो कहीं पिटीशन का ही ऊपर का 2 लाइन है, तो जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है उसने लिखा है ऊपर में कि हम ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। या तो पिटीशन का लाइन हो सकता है या ऑर्डर का लाइन हो सकता है। इससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे ज़्यादा हम कुछ बता नहीं सकते हैं। वो है जब म्युनिसिपल सर्वे चल रहा था उस समय किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन दिया, उसका केस नंबर पड़ा 2888, इतना ही उससे पता चलता है, इससे ज़्यादा और नहीं पता चलता। अब सुरेश शर्मा जी हमारे बहुत लर्नेड फॉलोअर हैं, जो बराबर चैनल को फॉलो करते हैं और कमेंट करते हैं और सवाल भी करते हैं। ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इनका बड़ा हमेशा विद्वता भरा सवाल रहता है, और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सजग प्रहरी के रूप में सवाल करते हैं और फिर अपना कमेंट भी देते हैं। इनका पहला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, अटेस्टिंग विटनेस ऑफ विल को उसके कंटेस्ट के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, एक्सक्यूटर के बारे में जानना चाहिए कि नहीं। तो एक इनको डाउट है, या हो सकता है टेस्ट करने के लिए भी पूछ सकते हैं, ये तो पता नहीं चलता है। प्रश्न छोटा सा बड़ा सटीक है लेकिन बहुत व्यापक महत्व का है। तो इसके लिए अभी हम विल को छोड़ देते हैं। जनरल अटेस्टिंग विटनेस का क्या ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज है, इस पर पहले बात करते हैं। जो सेटेड लॉ है, यही लॉ है, कहीं भी जजमेंट आप खोजिएगा तो मिल जाएगा आपको। आप शर्मा जी पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, आप खुद जजमेंट खोज सकते हैं। पहला कानून है, यही आखिरी कानून है, दिस इज सेटेड लॉ, दैट अटेस्टिंग विटनेस हैज गॉट नो नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट nor the contents of the document shall be binding on attesting witness। अटेस्टिंग विटनेस क्या होता है, क्या करता है, व्हाट इज एक्ट ऑफ अटेस्टिंग विटनेस। इस देखिए, अटेस्टिंग विटनेस सिर्फ इस बात का गवाह है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक कागज पर दस्तखत किया मेरे सामने। वो एक्सक्यूशन को अटेस्ट करता है, एक्सक्यूशन को अटेस्ट करता है। और अटेस्टेशन का डेफिनेशन भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है। तो अगर वो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एटलीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेस चाहिए, वो कंपलसरी है। विल इज ऑल्सो सच टाइप ऑफ विल और गिफ्ट, ये सब में 2 अटेस्टिंग विटनेस चाहिए तब वो वैलिड होगा। एक अटेस्टिंग विटनेस है तो वैलिड नहीं होगा। तो अटेस्टेशन के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, या तो जो गवाह बना वो गवाह के सामने ही जो व्यक्ति दस्तावेज लिख रहा है वो दस्तखत करे, यानी कि अटेस्टिंग विटनेस मस्ट सी दी writing of the executant, the person who execute the document must sign before him or in his presence।
तब वो दस्तखत करता है। इस बात का वो दस्तखत करता है कि इस व्यक्ति ने मेरे सामने दस्तखत किया। लेकिन उसका दूसरा तरीका अटेस्टेशन के डिफिनेशन के हिसाब से ये है कि अगर कोई व्यक्ति, खास करके विल के केसेज में जनरली होता है कि कोई व्यक्ति विल लिख दिया और विल पर दस्तखत कर दिया और बाद में गवाह को बुलाया और गवाह को कहा कि हमने ये विल पर दस्तखत किया है, आप अपना गवाही बना दीजिए, तो उसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कि इफ द एक्सक्यूटेंट एक्नॉलेजेज, द टेस्टेटर एक्नॉलेजेज the execution of the will before the attesting witness, and on the basis of his acknowledgement the attesting witness attests the document, यानी कि ही एज ए गवाह उस पर दस्तखत बनाता है। his capacity must be with the animus of a witness, attesting witness, तब उसको बोलते हैं animus attestandi। इस जैसे कि डीड पर बहुत सा गवाह रहता है, कातिब भी गवाह रहता है, कातिब भी बनाता है और लिख देता है कातिब वो गवाह, और पहचानकर्ता का भी दस्तखत होता है, तो दे आर नॉट अटेस्टिंग विटनेसेस। तो अटेस्टिंग विटनेस सिर्फ इस बात के लिए है कि उसने एक्सक्यूटर को, जो एक्सक्यूटेंट को, जो लिखने वाला व्यक्ति, अगर विल के केस में टेस्टेटर बोलते हैं, अगर सेल डीड लिख रहा है तो सेलर बोलते हैं या वेंडर बोलते हैं, अगर गिफ्ट डीड लिख रहा है तो डोनर बोलेंगे। तो जो व्यक्ति एक्सक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट, हु इज कॉल्ड एक्सक्यूटेंट, एक्सक्यूटेंट के एक्नॉलेजमेंट के आधार पर या उसके प्रेजेंस में एक्सक्यूटेंट ने साइन किया है, इंडोर्समेंट अपना बनाया है, या तो सिंपल साइन कर दिया हो या पेन मार्क दे दिया हो या फुल इंडोर्समेंट लिख दिया हो, कुछ भी लिखा हो, तो उसी बात का वो गवाह है अटेस्टिंग विटनेस। उसके अंदर में आम इमली क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, और उसका जानने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, और उस पर उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। लेकिन लॉ में हर जगह कहीं ना कहीं थ्योरी का कुछ ना कुछ डिडक्शंस होता है और कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होता है। तो आगे जा कर के कुछ जजमेंट मिलेगा, बहुत अध्ययन करने के बाद मिलेगा। इस प्रिंसिपल के कॉन्ट्ररी नहीं कह सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं कि अंडर द लॉ इट इज नॉट प्रिज्यूम दैट अटेस्टिंग विटनेस हैज गॉट नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, nor it is essential for attesting witness to know the contents of the documents। दोनों है, लेकिन nor it contents of the document shall be binding on the attesting witness, attesting witness पर बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन में नॉलेज shall be presumed और कंटेंट्स में भी बाइंडिंग। वो कंटेंट्स क्या है कि अगर अटेस्टिंग विटनेस क्लोजली एसोसिएटेड और रिलेटेड रहे एक्सक्यूटेंट से, or in usual and ordinary course of business it may be presumed that he might have knowledge of it, then presumption will be that he must have knowledge of it. It shall be presumed that the attesting witness has got also knowledge of the contents of the document. Once he has got knowledge of the contents of the document and after that he attested the document, it means that contents shall be binding on him also. So this is all about your question शर्मा जी। अंकित आनंद, इन्होंने कहा है कि चकबंदी पर वीडियो बनाइए सेक्शन 37 पर, और कालिका कुंवर का केस जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे संबंधित टाइटल सूट। उसके बाद प्रश्न किया है कि टाइटल सूट में चक खतियान का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, सर्वे वाला मेरा जो लेक्चर है, अंकित आनंद जी आप सुनिए, सर्वे का कई लेक्चर होगा, उसको प्लेलिस्ट में जाइए, खोजिए, उसमें CS सर्वे, RS सर्वे, स्पेशल सर्वे, म्युनिसिपल सर्वे, सब पर अलग बताए हैं, और चकबंदी में भी सर्वे की कार्रवाई होती है वो भी बताए हैं, और ये भी बताए हैं कि और सब खतियान से चकबंदी का खतियान अलग होता है, और सब खतियान जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है और न वो डॉक्यूमेंट ऑफ पोजेशन होता है। प्रिजम्पशन होता है कि जिस दिन खतियान बना और जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है वो आदमी उस दिन पोजेशन में था, इसलिए उसका खतियान बना, लेकिन वो डॉक्यूमेंट को पोजेशन के एविडेंस में नहीं लिया जा सकता है डायरेक्टली, इट इज नॉट एन एविडेंस ऑफ पोजेशन, प्रिजम्पशन उसको फेवर करता है। लेकिन चकबंदी का खतियान इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल,
इसके बारे में डिटेल में बताएं। इसलिए चकबंदी का खतियान अगर वो फाइनली पब्लिश्ड है तो सिविल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, सिविल कोर्ट उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। अब सिविल कोर्ट टाइटल डिसाइड करने के लिए किसी कारण से चकबंदी खतियान को चैलेंज किया गया है और चैलेंज करने के बाद अगर मटेरियल है तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो चकबंदी के खतियान को सेट असाइड करने का जो कानून सिविल कोर्ट को बहुत पावर है, उसके तहत जा करके अगर फ्रॉड हो या और कोई ऐसा ग्राउंड हो उससे विसिएट करता हो तब वो सेट असाइड कर सकता है। अदरवाइज अगर वो सूट नहीं हो, चकबंदी के खतियान के अगेंस्ट में ही उसके लीगलिटी और वैलिडिटी को अगर चैलेंज नहीं किया गया है तो किसी भी सूट में चकबंदी का खतियान अगर दाखिल होता है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो डायरेक्ट एडमिसिबल है, उसकी मान्यता है, कोर्ट को मानना पड़ेगा। जिसके नाम से खतियान है उसी का टाइटल माना जाएगा। आदित्य कुमार ने कोई प्रश्न किया है, उन्होंने मेरा नंबर मांगा है, तो नंबर अभी मैंने बता दिया है। अगर सुन रहे होंगे आदित्य जी तो नोट किए होंगे, और नहीं तो आपको यूट्यूब पर भी मैंने नंबर लिख करके दे दिया है। उसके बाद प्रश्न है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा चास बोकारो से, इनका बहुत बड़ा प्रश्न है। और इतना बड़ा प्रश्न, और खास करके जब टाइटल शूट चल रहा है दिनेश जी, तो आप अवॉइड कीजिए। इससे अच्छा होता अगर आप हमारी राय जानना चाहते हैं तो आप अपने वकील के पास जाइए और अपने वकील साहब से हमसे बात करवा दीजिए और तब हम उनको बता देंगे। या तो वकील साहब उसको अंग्रेजी में लिख करके टाइप करके हमने व्हाट्सएप पर भेज दें, और व्हाट्सएप पर आएगा तो हम उसका प्रिंट निकाल करके तब सही जवाब देंगे। ऐसे आपके व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर जो पढ़ करके नोट करवाते हैं कोई लड़का से, तो पढ़ने में नोट करने में भी दिक्कत होता है, और जब वो लिख देता है तो फिर हमको पढ़ने में भी दिक्कत होता है। फिर भी जो आपका प्रश्न है शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं। चास बोकारो से आपने लिखा है 1917 में सेल डीड हुआ 3 व्यक्ति के नाम से, पुनः विक्रेता का खतियान बन गया, सेल डीड होने के बाद बेचने वाले का ही खतियान बन गया। 1939 में 8 व्यक्ति के नाम से 3 पट्टीदार लगान दे रहा है। 1980 में 3 पट्टीदारों ने सेल डीड में 3 हिस्सा स्वीकार किया, 8 अंश करने बेच दिया 1984 में, लेकिन पजेशन नहीं है। और टाइटल सूट चल रहा है 103 और 2013, जो कि अदम पैरवी में खारिज हो गया, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद ओरिजिनल सूट नंबर 37/2021 चल रहा है। तो जब टाइटल सूट चल रहा है तो टाइटल सूट का मामला गहन है, और 2 सूट है, और पहला सूट में क्या था और दूसरा में क्या है, और खारिज हो गया तो दूसरा सूट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी एक ग्राउंड है। तो ये सब देखिए, अगर पहला सूट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया तो उसी काउज ऑफ एक्शन पर दूसरा सूट चलेगा ही नहीं। तो ये सब बहुत गहन प्रश्न है, इसलिए अभी आपने जो प्रश्न लिखा है जिस हिसाब से उसका सटीक जवाब हम नहीं दे सकते। इसके लिए मैंने जो कहा आपको, अपने वकील के पास जाइए और उनसे पूरा कागज़ पढ़वा करके, और जो सही वस्तुस्थिति है उसको एक पेज पर 8 लाइन 10 लाइन जो भी हो आप लिख करके अंग्रेजी में टाइप करवा करके हमारे व्हाट्सएप पर साफ टाइप कॉपी भेजिए, पीडीएफ में भेजिए, तो हम प्रिंट निकाल करके तब आपको जवाब देंगे। और अगर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप चास बोकारो से मेरे पास सारा कागजात लेके आ सकते हैं, आके कंसल्ट कर सकते हैं। अब एक हेड कांस्टेबल है औरंगाबाद से, जमीन अपना नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन ये ज़मीन खरीदना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं सिकमी ज़मीन खरीद सकते हैं कि नहीं। और एक खतियान इन्होंने भेजा है, कई पन्ने का खत। देखिए, आपने जो खतियान भेजा है वो पढ़ने लायक एकदम नहीं है। फोटो जो लिया हुआ है वो फोटो साफ नहीं है, हम एक लाइन भी नहीं पढ़ सके, इसलिए कुछ नहीं बता सकते। हाँ, कानूनी बात बता सकते हैं। सिकमी खतियान है, ये बहुत वेग है। आप खतियान में 2 तरह का होता है,
एक रैयत का नाम बाएं तरफ लिखा रहता है और दाहिने तरफ सिकमीदार का नाम लिखा रहता है। तो अगर दाहिने तरफ सिकमीदार है, इसका माने वो जमीन बटेदारी में है। अब वो परमानेंट सिकमीदार है, परमानेंट सिकमीदार है तो उसका अलग से एक सिकमी खतियान होता है, वो खतियान अलग होता है, उसमें बाएं तरफ उसका नाम होगा। अगर कोई सिकमीदार है और बाएं तरफ उसका नाम है और वो सिकमी खतियान है, तो उसका सिकमी राइट परमानेंट है, वो जब तक जिएगा उसका रहेगा, उसके मरने के बाद बाल बच्चा का रहेगा। तो अगर आप खरीदिएगा तो जोतने कोड़ने का अधिकार कब्जा उसी का रहेगा, और जो उसका हिस्सा आधा बांट के देता होगा वो आपको देगा। तो खरीद बिक्री में रोक नहीं है। लेकिन अगर बाएं तरफ किसी रैयत का है नाम खतियान में, और दाएं तरफ सिकमीदार लिखा हुआ है, कुछ साल 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल लिखा हुआ है, या सिकमी बटाई लिखा हुआ है, और वो आदमी का अभी कब्जा नहीं है, बाएं तरफ जो रैयत का नाम लिखा हुआ है उसी का कब्जा है, तो आप खरीद सकते हैं, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न है, खगड़िया से करते हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पहले भी इन्होंने प्रश्न किया है, हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे। खगड़िया जिला अभिलेखागार में सनहौली का कोई पंजी उपलब्ध नहीं है, नकल पेंडिंग रहता है या जीर्ण शीर्ण लिखकर लौटा दिया जाता है। एक प्रश्न ही हुआ, प्रॉब्लम इनका है। खेबट से जमींदारी प्रमाणित होती है, असल प्रश्न है कि खेबट से जमींदारी प्रमाणित होती है कि नहीं। देखिए, खेबट के बारे में आपको बता चुके हैं, जमींदारी के जो हमारा है लेक्चर सर्वे का और जमींदारी का, उस सब में कई बार बताए हैं। सर्वे के डॉक्यूमेंट्स करके आप देखिएगा, वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उसमें खेबट के बारे में पूरा बताए कि जमींदारी के समय, सर्वे के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट बनते थे। तो खेबट जो होता है, जैसे रैयत का खतियान होता है, वैसे समझिए जमींदार का खतियान होता है। तो खेबट इस बात का प्रमाण है कि जिस व्यक्ति का नाम खेबट में लिखा हुआ है वो व्यक्ति जमींदार था, और उसमें उसका नाम और तौजी नंबर लिखा रहेगा, मौजा का नाम लिखा रहेगा, तो ये जमींदार होने का प्रमाण है, ये सही है। अब रहा आपका खगड़िया अभिलेखागार का प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए अभिलेखागार के पदाधिकारी कौन होते हैं। कोई न कोई उसके मजिस्ट्रेट इंचार्ज होते हैं। सारा प्रॉब्लम लिख के वो मजिस्ट्रेट के पास आप दीजिए। अगर वो मजिस्ट्रेट उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप वहाँ के कलेक्टर को, अगर कलेक्टरी अभिलेखागार से संबंधित मामला है तो कलेक्टर को दीजिए, कलेक्टर को सारा प्रॉब्लम अपना दीजिए। अगर कलेक्टर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो कमिश्नर को लिख करके दीजिए। अगर कमिश्नर भी नहीं प्रॉब्लम का लेता है तो सारा हवाला देते हुए आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दीजिए कंप्लेंट। और सब कंप्लेंट के आधार पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तब आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कीजिए। देखिए, यहाँ से डायरेक्शन होएगा, सब सुधार हो जाएगा। ऐसे तो हम समझते हैं इतना कार्रवाई करने के बाद ही वहाँ कुछ न कुछ एक्शन होगा। जीर्ण शीर्ण जो कहता है उसको, जीर्ण शीर्ण को भी मरम्मत करने का आदेश देने का कलेक्टर को अधिकार है, वो मरम्मत करा सकता है जीर्ण शीर्ण को। वही एक अलग से दरखास्त दीजिए। अगर जीर्ण शीर्ण वाला कहता है तो उसको कहिए कि उसको मरम्मत करने का आदेश दिया जाए और मरम्मत करके हमको उसका नकल दिया जाए। और अगर नकल देने में देर कर रहा है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में, सूचना के अधिकार में आप मांग लीजिए, अलग से वो सब देते रहिए, सूचना के अधिकार में मांगते रहिए। तो आपके आज का सभी प्रश्नों का उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।